नमस्ते दोस्तों, सस्पेंस रेडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि सस्पेंस बिना लाइफ बोरिंग है, इसीलिए हम आपके लिए सस्पेंस से भरी अनोखी कहानियां लेकर आए हैं। आज की कहानी का नाम है मांस खाने वाली चींटियां। इस कहानी का रचयिता और स्वर अभिनेता है लहरी और चित्रकार है शायन। तो चलिए देर किस बात की, दुनिया की सभी परेशानियों को भूलकर हम एक सस्पेंस से भरी कहानी की सैर करते हैं। डर से सुनना जरूर। शुरू हो रहा है मांस खाने वाली चींटियां। चींटियों ने उसे घेर लिया था, लाख लाख चींटियां। मिताली दरवाजे की ओर दौड़ी, फिर वो चिल्लाकर दरवाजा खोलने के लिए मिन्नतें की, लेकिन सब कुछ एक साइलेंट फिल्म की तरह ध्वनिहीन था। धीरे धीरे चींटियां आकार में बढ़ने लगी और उनके मुंह से लाल टपकने लगे। मिताली फिर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है। विशाल आकार की चींटियां उसकी ओर बढ़ने लगी और डर के मारे वो वही खड़ी रही। मिताली अपने आप को उन चींटियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अचानक दूर से उसे किसी महिला की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो जानती थी कि तब कुछ नहीं किया जा सकता। चींटियां उसकी ओर बढ़ने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। कमरा भी जोर जोर से हिलने लगा। मिताली ने सोचा, क्या अभी भी कोई आशा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान प्लीज मुझे बचाओ। ये कमरा इतना हिल क्यों रहा है? भगवान प्लीज बचाओ मुझे। इसके बीच उस महिला की आवाज फिर से उसे सुनाई दी, अरे चलो भी, उठ जाओ, चाय का समय हो गया है। तीसरे झटके में मिताली ने आंखें खोली। उसे एहसास हुआ कि वो सपना देख रही है। ये दूसरी बार था जब उसने ये सपना देखा था। ये सपना उस दिन से शुरू हुआ जब मिताली इस गांव में आई थी। मिताली हमेशा से ही इस जगह की यात्रा करना चाहती थी। ये जगह मुर्शिदाबाद किसी कारण से मिताली को बहुत खास लगती थी। मिताली और मिताली की बहन मुर्शिदाबाद पैलेस में ठहरे हुए थे। मिताली ने अपने कपड़े पहने और शाम की चाय के लिए नीचे चली गई। मिताली की बहन रूही को यह जगह बहुत खूबसूरत लगी, लेकिन मिताली बस यहां से निकलना चाहती थी। इस भावना के पीछे का कारण उसे नहीं पता था, इसलिए उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताई। शाम को हाथ में चाय का प्याला लिए वो आश्चर्य और बेचैनी के मिले जुले भाव से मिताली महल घूमने लगी। वो धीरे धीरे डाइनिंग स्पेस से सिटिंग रूम में चली गई, जहां दीवार पर नवाबों के चित्र हावी थे। किसी कारण से मिताली की आंखें एक चित्र पर टिक गई। उस चित्र को देखकर मिताली सिर्फ और सिर्फ नफरत महसूस की। वह जलती हुई नफरत की भाव से उस चित्र को गौर से देखने लगी। इसी वक्त एक स्टाफ की आवाज ने मिताली को अपने गुस्से से निकाला। वो आलिम शाह अब्दुल्ला के चौथे भाई आसफुद्दौला थे, जो एक बहुत ही आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी और सिर मजबूत व्यक्ति थे, कर्मचारी ने कहा। मिताली ने अनजाने में पूछा, उसकी कितनी पत्नियां थी? कर्मचारी को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने कहा, मैडम, लोग तो कहते हैं कि वो शादीशुदा नहीं थे। वो कैसे मरा? मिताली ने फिर सवाल किया। मैडम, वो युद्ध में मारा गया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुआ, कर्मचारी ने जवाब दिया। उसके बाद वो कर्मचारी चली गई। उसके चले जाने के बाद भी मिताली उस चित्र को गौर से देखती रही। वो उसकी चुंबकीय दृष्टि और उससे उत्पन्न क्रोध से मुक्त नहीं हो सकी। वो धीरे धीरे चित्र की ओर बढ़ी। जब वह चित्र के एकदम पास चली गई तो उसे एक आवाज सुनाई दी।
ये रहस्यमयी और दर्द भरी आवाज सुनकर मिताली घबरा गई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन कमरा तो खाली था। उसे महसूस हुआ कि कोई उससे माफी मांगना चाहता है। ये ऐसा कोई है क्या जिसे हम ये दो आंखों से देख नहीं सकते, जिसकी आत्मा सालों से इधर भटक रहा है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिताली के मन में आने लगा, लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण उसने ये बात दिमाग से डालने की कोशिश की। वो खुद को बार बार बोल रही थी कि वो घटना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी मन तो कुछ और कह रहा था। इन सब ख्यालों में खोए हुए मिताली के दिन बीत गई, लेकिन रात को खाने के बाद एक और घटना ने मिताली को परेशान करके रख दिया। रात में शानदार नवाबी डिनर के बाद जब मिताली उसकी बहन रूही के साथ बातें कर रही थी, एक चींटी ने उसके पैर पर चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही मिताली ने चींटी को देखा, उसके पूरे शरीर में भय छा गया। वो अपनी बहन को बार बार अपने शरीर से चींटी निकालने के लिए कहती रही, रूही, रूही मुझे प्लीज बचाओ मुझे, उस चींटी को हटाओ प्लीज, जल्दी से जल्दी हटाओ प्लीज। रूही तो मिताली की ये बेवजह डर का कारण नहीं समझ पाई। अरे ठीक है, मैं हटाती हूँ, तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार? एक चींटी तो है, क्या हो गया है मिताली तुमको? मिताली प्लीज, ठीक, ओके मैं हटाती हूँ। रूही मिताली की ये डर का कारण नहीं समझ पाई, इसलिए वो बहुत सारे प्रश्न करने लगी। मिताली उसके लिए उसकी चिंता को समझती थी, लेकिन उसके सवालों का मिताली के पास कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए मिताली सिर्फ परेशान महसूस कर रही थी। कोई रास्ता ना देखकर रूही अपने माता पिता को फोन करके उन्हें इस घटना की सूचना देने की ठान ली, लेकिन मिताली ने उन्हें रोक दिया। रूही प्लीज मान जाओ, मैं अभी उनको मत कहो, मैं कोलकाता जाकर डॉक्टर दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। मैं मम्मी पापा को सब कुछ कह दूंगी, लेकिन अब उन्हें मत कहो। मम्मी फोन कर करके चिंता कर करके हमारी ट्रिप ही बर्बाद कर देगी, तुम तो जानते ही हो ना उन लोगों को, प्लीज। लेकिन मिताली मैं डर गई थी, मैं तुम्हें वहां देखकर डर गई थी। मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड रूही, मैं भी बहुत डर गई थी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं कोलकाता जाकर डॉक्टर दिखाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। रूही प्लीज बिलीव मी। ठीक है, और क्या ही कह सकते हैं। रूही ने मिताली की बात सुनी और उनके कलकत्ता पहुंचने तक इंतजार किया। अगले दिन उनकी यात्रा का आखिरी दिन था। कल सुबह ही वो लोग वहां से चले जाएंगे और मिताली को वहां से विदा लेने के विचार से ही बहुत खुशी हो रही थी। ये आखिरी दिन वो लोग पूरे महल में घूमकर बिताना चाहते थे। नवाबों की अनकही कहानियां सुनकर उन भूले हुए दिनों के स्वाद महसूस करना चाहते थे। इसीलिए कर्मचारियों ने नवाबों के ड्रेसिंग रूम, डाइनिंग रूम से शुरुआत की और फिर उनके निजी कमरों में चले गए। जब वे नवाब असफउद्दौला के कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने फिर से वो आवाज सुनी। वो आवाज सुनकर उसका सिर घूमने लगा। वो दर्द से करा उठी। उसकी आंखों के सामने वो चित्र घूमने लगी।
चींटियों द्वारा उस पर हमला किया जा रहा है। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, फिर से ये छवि मेरे पास बार बार क्यों आ रही है भगवान? इसके साथ मेरा क्या संबंध है? प्लीज बताओ भगवान, प्लीज। अभी तक आप मांस खाने वाले चींटियां का पहला भाग सुन रहे थे। इस कहानी का अगला भाग अगले सप्ताह सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस रेडियो चैनल में अवेलेबल होगा। तब तक डर से रहिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आने वाले दिनों में इस तरह की और भी डरावनी कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ज़रूर लाएंगे।